हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या होता है? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना। ठीक है, मतलब ये आप वहाँ पर रहना और ये मान्यता रखना कि ये एक अच्छा काम है। क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो 15वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक क्या रहा? उपनिवेशवाद का काल रहा, जिसमें जो है यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में क्या बनाए? अपने उपनिवेश बनाए, मतलब जगह जगह पर उन्होंने अपने ठिकाने बनाए और जहाँ पर वो रहे। ठीक है, तो ये था उपनिवेशवाद। ठीक है, तो देखिए इसमें पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है, भारत में औपनिवेशिक शासन जो था ये सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयास किए गए थे। 1793 में इस्मरारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं और तालुकादारों के साथ लागू किया गया। तो ये पूछ सकते हैं कि कब जो है ये लागू किया गया था। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल थे। इन्हें जमींदार कहा गया और उनका कार्य सदा के लिए एक निर्धारित कर का संग्रह किसानों से करना था। इसे सूर्यास्त विधि भी कहा जाता था। ठीक है, कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी किंतु उनकी शक्तियों को सीमित करना चाहती थी, इसलिए जमींदारों की सैन्य टुकड़ियां जो थी समाप्त कर दी गई। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और पुलिस की शक्ति जो थी छीन ली गई। कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जमींदारों द्वारा समय पर राजस्व राशि जमा न करने के कई कारण थे। प्रारंभिक मांगे जो थी वो बहुत ऊंची थी। यह मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें क्या थी? नीची थी। इनकी शक्ति राजस्व इकट्ठा करने व उनके प्रबंधन तक ही सीमित थी। ठीक है, जमींदार अपनी जमीन को नीलामी से बचाने के लिए क्या करता था? देखिए, जमींदारी को घर की महिलाओं के नाम करवा देते थे। मतलब जमींदार जो थे जमीन की नीलामी से बच के उसके लिए कुछ वो दिए गए हैं कि क्या क्या वो करते थे। ठीक है, अपनी एजेंट के माध्यम से नीलामी में जोड़ तोड़ करते थे। अपनी लठैतों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को बोली लगाने से रोकते थे। जानबूझकर ऊंची बोली लगाते तथा बाद में खरीदने से इनकार कर देते थे। ठीक है, देखिए आगे है पहाड़िया राजमहल। ये कौन थे? पहाड़ी के जंगलों में रहते थे, झूम खेती करते थे, खाने के लिए महुआ इकट्ठा करते और बेचने के लिए रेशम के कीड़े पालते, लकड़ियों से काठ कोयला बनाते, इमली और आम के पेड़ आश्रय स्थल थे और पूरे प्रदेश को ये अपनी निजी भूमि मानते थे। ठीक है, आगे देखिए, जब स्थायी कृषि का विकास हुआ, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पहाड़ियों और स्थानीय कृषकों के बीच झगड़ा प्रारंभ हुआ। वे नियमित रूप से गांव पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। अंग्रेज अधिकारियों ने 1780 के बाद पहाड़िया लोगों के दामन के लिए क्रूर नीति अपनाई और इनका शिकार और संहार करने लगे। 1780 के दशक के आसपास संथाल लोग बंगाल में आने लगे। वे जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम करते थे। अंग्रेजों ने उनका उपयोग जंगल की सफाई के लिए किया। वे भूमि को ताकत लगाकर जोतते, हल इनकी पहचान था तथा ये स्थायी कृषि में विश्वास करते थे। ठीक है, तो याद रखिए संथाल लोग जो थे बंगाल में 1780 के दशक में किए और इनकी जो पहचान थी वो थी हल और स्थायी कृषि में ये विश्वास करते थे। ठीक है, आगे अंग्रेजों ने 1832 तक जमीन के काफ़ी बड़े क्षेत्र को सीमांकित करके इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया। इस क्षेत्र को दामिन ई कोहो का नाम दिया गया। देखिए ये पूछ सकते हैं क्या नाम दिया गया था संथालों की भूमि को? तो दामिन ई कोहो का। इनके अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर क्या था? जोतना था। 1855-56 में संथालों ने विद्रोह कर दिया। तो ये संथालों का विद्रोह आता है कब हुआ था? तो 55-56 में हुआ था। इसके कारण क्या थे? संथालों की जमीन पर सरकार द्वारा भारी कर लगाना, सरकार द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलना तथा कर्ज न अदा करने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर लेने के जो है कारण थे, जिससे जो है संथालों ने विद्रोह कर दिया 1855-56 में। सूपा पूना जिले का एक बड़ा गांव, एक विपणन केंद्र जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। यहाँ 12 मई 1875 को ग्रामीण इलाकों में किसानों ने विद्रोह कर दिया। साहूकार के बही खाते ऋण पत्र को जला दिया। इसे दक्कन का विद्रोह कहते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं दक्कन का विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये भी याद रखिए। ठीक,
चलिए आगे है, बंबई दक्कन में जो राजस्व प्रणाली लागू हुई उसे क्या कहते थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। यह रिकॉर्डों के सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें सरकार ने रैयत के साथ बंदोबस्त किया तथा कर को समय समय पर पुनर्निर्धारित किया जाता था। ठीक है, आगे है, अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया, क्योंकि अमेरिका से कपास आयात जो था मुश्किल हो गया, जिस कमी की पूर्ति भारत से अधिक मात्रा में कपास का आयात करके की गई। इसके लिए भारतीय किसानों को कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, साहूकारों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया गया। ठीक है, 1865 के आसपास जब अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका में फिर से कपास का उत्पादन क्या हो गया? चालू हो गया, जिससे भारत से निर्यात में कमी आ गई। निर्यात व्यापारी और साहूकारों किसानों को दीर्घावधि ऋण देने से इनकार करने लगे। उसी समय रैयतवाड़ी क्षेत्र में फिर से कर का फिर से निर्धारण होता, जिसे नाक के ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। किसान अपने को ठगा महसूस करने लगे, जो दक्कन विद्रोह का कारण बना। ठीक है, संथाल विद्रोह के बाद जो है संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। इसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्रफल भागलपुर तथा वीरभूम जिलों में से लिया गया। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में कपास का आयात जो था अमेरिका से आता था 3/4। ईस्ट इंडिया के क्रियाकलापों के विषय में 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो बंगाल चिकित्सा सेवा में भारत आया था। पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। जो साहूकार संथालों से ऊंचे दर पर ब्याज वसूलते थे उन्हें संथाल आदिवासी दीकू कहकर संबोधित करते थे। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले है, इस्त मरारी बंदोबस्त कौन से वर्ष लागू किया गया? 1793, 1794, 1795 या 1796? तो इस्त मरारी जो बंदोबस्त है ये 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, इस्त मरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक? तो उस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, नेक्स्ट है, राजस्व एकत्रित करने के लिए जमींदारी का जो अधिकारी आता था उसे किस नाम से जाना जाता था? मुंशी के नाम से, गुमाश्ता, जोतदार या अमला? तो उसे जाना जाता था अमला के नाम से। तो है ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बंगाल में धनी किसानों के वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? जोतदार, जमींदार, साहूकार या काश्तकार? तो जो बंगाल में धनी किसान होते थे उनको जाना जाता था जोतदार के नाम से। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1813, 15, 20 या 25? तो ये रिपोर्ट पेश की गई थी 1813 में। ठीक है, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? स्थायी, मिश्रित, झूम या बागानी? तो पहाड़िया जो लोग थे ये खेती करते थे झूम, मतलब जगह जगह पे जाके। ठीक है, पहाड़िया लोग कहाँ रहते थे? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर या राजमहल की पहाड़ियों पर? तो पहाड़िया लोग रहते थे राजमहल की पहाड़ियों पर। ठीक है, कौन से इलाके को संथालों की भूमि घोषित किया गया? दामिनी कोह, वृद्धवान, कोलकाता या मिदनापुर? तो राइट आंसर हो जाएगा दामिनी कोह। जो भूमि घोषित की गई थी उसे किस नाम से जानते थे? दामिनी कोह के नाम से जानते थे। ठीक है, लेखा भैया जलाने का कार्यक्रम कौन से गांव से शुरू हुआ? चटगांव, सुतानती गांव, वृद्धवान या सूपा गांव? लेखा भैया जलाने का ये हमने पढ़ा था अभी। सूपा गांव पुणे में जो थे उनके जो भी कागज वगैरह जो थे उन्हें क्या कर दिया गया था? जला दिया गया था। ठीक है, चलिए, ब्रिटेन का कौन सा शहर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए मशहूर था? लंदन, मैनचेस्टर, यॉर्कशायर या बर्मिंघम? तो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जो मशहूर था वो था मैनचेस्टर। ठीक है, ख ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 10। थैंक यू सो मच।